friends, this is Kaveri Kathuria and once again welcome back to our channel। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था हमारे चैप्टर का मनी का, और ये आपका सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम मेटालिक करेंसी को डिस्कस करेंगे। हमने जर्नी स्टार्ट की थी, जर्नी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू ई मनी, और उसके अंदर हम फर्स्ट लेक्चर में बार्टर सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट है ये आपका सेकंड स्टेप है जर्नी का, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटालिक करेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेटालिक करेंसी। मेटालिक करेंसी का मतलब है जो किसी पर्टिकुलर किससे बनी है, मेटल से बनाई गई है। अब बात करते हैं कौन से टाइप के मेटल, जैसे आपके गोल्ड है और सिल्वर, इनको यूज़ किया जाता था। सबसे पहले हमने एक चीज़ जर्नी में ये देखी थी कि जब करेंसी स्टार्ट हुई बार्टर सिस्टम के बाद जो फर्स्ट स्टेप आया उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, कॉइन्स का यूज़ कर रहे थे। और वो कॉइन्स किससे बनाए जाते थे, वो कॉइन्स या तो गोल्ड से बनाए जाते थे या फिर सिल्वर से। और इनके बाद जो है कॉइन्स आए वो बनाए जाते थे एलॉय मेटल से। कहने का पर्पज़ ये है कि जब गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बंद हो गए थे तब उसके बाद ये जो ऑयल एलॉय मेटल है इनके कॉइन्स बनने स्टार्ट हो गए थे। तो अब ये जब करेंसी आई मेटालिक करेंसी, इसके भी कुछ एडवांटेजेस रहे, कुछ डिसएडवांटेजेस रहे। हर एक स्टेप पे क्या होता है, जब किसी करेंसी के कोई भी नई करेंसी आती है उसका कोई डिसएडवांटेज होता है तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए हम नेक्स्ट टाइप की करेंसी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो सबसे पहले ये मेटालिक करेंसी आई तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहेंगे, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके पहले एडवांटेजेस को देख लेते हैं, क्या है इनके एडवांटेजेस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज क्या था, देखिए बार्टर सिस्टम के बाद एकदम से कोई करेंसी आपको मिल गई है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका आ गया है मनी, जो कि था आपका मेटालिक फॉर्म में। तो फर्स्ट इसकी एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेज आया इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज मतलब चीज़ों का लेना देना, आदान प्रदान करना जो है बहुत इजी हो गया था। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे थे और एक्सचेंज का जो प्रोसेस था आपका कैसा हो गया था, बहुत ही यहाँ पर ये इजी हो गया था। इजी फॉर्म में आप कॉइन्स का यूज़ करेंगे और कॉइन्स को लेकर आप कोई भी जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। और सिमिलरली अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं तो कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, आप उस सामान को बेच देंगे और आपको वो करेंसी मिल जाएगी। तो यही चीज़ इसने सेकंड पॉइंट में कहने की कोशिश की है कि सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन्होंने क्या लिखा, सेपरेटेड। सेपरेट का मतलब ये है कि अब आप जो है एक ही समय पर सारी एक्टिविटीज़ एक बार में नहीं कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम में तो आप क्या कर रहे थे, जिस समय आप कुछ परचेज कर रहे थे उसी समय आप कुछ सेल भी कर रहे थे। ऐसा ही था कि बार्टर सिस्टम में आपने चीज़ों को एक्सचेंज करना था। आप जब एक राइस को अगर आप दे रहे हैं किसी को तो बदले में आप क्या कर रहे हैं, वीट ले रहे हैं, तो उसी समय पर आप एक चीज़ को सेल भी कर रहे हैं और दूसरी चीज़ को परचेज भी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो यहाँ पर इन्होंने एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज को अलग अलग कर दिया। मतलब ये एक ही समय पर अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो बेचकर आपको कॉइन्स मिल जाएंगे, सेल कर रहे हैं तो सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपको कुछ परचेज भी करना है, राइट। और इसी तरह अगर आप एक समय पे कुछ परचेज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है उस समय आपको कुछ अपनी कोई चीज़ बेचनी ही होगी। तो सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, ये इसका एडवांटेज था। थर्ड एडवांटेज इसका आया एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए अब आप ये वर्ड देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिचर तो मतलब ये हुआ कि हमारा जो खर्चा है वो बढ़ चुका है, तो इसको एडवांटेज में क्यों लिया गया। इसका मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब यहाँ क्या कहना चाहता है कि जो आप सेल एंड परचेज की एक्टिविटी करते हैं तब आपका कुछ खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है तो ये एक्सपेंडिचर आगे जाके किसी की तो इनकम बनेगा, और किसी की अगर इनकम जनरेट करेगा तो फिर आगे इससे सेविंग्स होंगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी, फिर आगे कहीं रिटर्न जनरेट करेगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी इकॉनमी में वो बढ़ गई थी, तो उनके लिए बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंडिचर किया गया है। तो ये कुछ एडवांटेजेस रहे हमारे मेटालिक करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के। तो अब इसके एक बार डिसएडवांटेजेस को हम देख लेते हैं, क्योंकि होता क्या है जनरली जब भी कोई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, और यहीं पर हमारे मेटालिक कॉइन्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस रहे। तो आइए वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफ़िकल्टी।
डिफ़िकल्टी टू पे फॉर लास्ट ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या कहना चाहता है कि हमें डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। किस चीज़ की डिफ़िकल्टी है? डिफ़िकल्टी टू पे फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन। जब बड़ी ट्रांजैक्शंस हमें करनी हो तब उस समय हमें डिफ़िकल्टी होती है। अब एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई पेमेंट करनी है, ठीक है, अब किसी को 5 लाख रुपीज़ देने हैं। अब ये 5 लाख के लिए आपको जो है कॉइन्स हैं उनको ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय तक। अब कॉइन्स में अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको काउंट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए ये कहना चाहता है कि जब भी आपको लार्ज ट्रांजैक्शंस करनी हो तो उस समय के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं है। मेटालिक कॉइन्स का वहाँ पर कोई खास यूज़ नहीं था, राइट। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एमसीक्यू में अगर पूछा जाता है कि मेटालिक कॉइन्स की आपने क्या प्रॉब्लम वहाँ फेस की, तो सबसे पहले यही था, लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए बेनिफिशियल नहीं थे। सेकेंड पॉइंट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, एक बार इस चीज़ को हम समझते हैं। एक बार इसके लिए हम एक अलग से स्लाइड लेते हैं, वहाँ समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू को। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं पहले इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक क्या होती है आपकी फेस वैल्यू, ठीक है, एक होती है फेस वैल्यू। इसको समझिए ध्यान से। अब ये क्या है, ये कॉइन है, इसके ऊपर अगर ये 5 रुपीज़ लिख दिया जाए तो मतलब इसके फेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। इट्स मीन कि अगर आप कुछ भी परचेज करेंगे, ठीक है, या फिर आप कुछ क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आपका जो आप कोई भी क्वांटिटी सेल या परचेज कर पाएंगे तो उस प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ 5 रुपीज़ तक ही होगी, तभी आप उसके अगेंस्ट उसका लेन देन कर पाएंगे। मतलब आपने कुछ परचेज करना है तो इस 5 रुपये में वही चीज़ मिलेगी जिसकी कीमत 5 रुपये है। अगर कुछ बेच रहे हैं तो आप उतना ही बेच पा रहे हैं ना, आपको कुछ सेल करने पर जो कॉइन मिलेगा 5 रुपीज़ का ही मिलेगा। तो मतलब ये है कि ये लीगली ऑथराइज्ड है, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखा क्या गया है 5 रुपीज़, जितना इसके ऊपर लिखा हुआ है उतने की ये ट्रांजैक्शन कर पाएगा, तो ये इसकी क्या है, फेस वैल्यू। अब दूसरी तरफ मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूँ तो ये कॉइन है, मान लीजिए इस कॉइन के ऊपर लिखा तो 5 रुपीज़ हुआ है, बट इस कॉइन को बनाने में जो मेटल यूज़ किया गया है, जो मेटल हमने यूज़ किया है, अब मान लीजिए पहले गोल्ड और सिल्वर ही चला था, गोल्ड के हम बना रहे थे या सिल्वर के कॉइन्स बना रहे थे। तो अब होता क्या था कि लोग वहाँ क्या करते थे, अगर आप इस कॉइन को लेकर जाएंगे तो आप उतनी ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे जितनी की वैल्यू इसके ऊपर लिखी गई है, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, वॉट एवर। लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आने लगी कि अगर हम इस कॉइन को क्या कर दें, इसको मेल्ट कर दें, क्या करें, इसको मेल्ट कर दें, तो फिर मेल्ट करने के बाद अगर हम मार्केट में जाके इसको सेल करते हैं तो हमें इसके ऊपर लिखी हुई अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट मिल जाती है। तो मतलब इसको बनाने में जो आपका मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ज़्यादा है। मतलब अगर मैंने इस कॉइन को मेल्ट किया और मेल्ट करने पे ये कॉइन जो है मेरा 50 रुपीज़ मुझे मार्केट में दे देता है, तो मतलब फिर मैं उससे 5 रुपये का सामान क्यों खरीदूँ। मुझे वहाँ पर क्या किया, मैंने इसको मेल्ट किया, मेल्ट करके मैंने इसको बाज़ार में सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ही लोगों ने वहाँ पर उस समय में, उस ज़माने में करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ ये कहना क्या चाहता है कि उस कॉइन्स की एक डिसएडवांटेज ये रही कि उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो ग्रेटर देन थी, किससे, फेस वैल्यू से। तो मतलब लोगों को फ़ायदा होने लगा कि इस कॉइन को यूज़ करने से बेटर है इसको मेल्ट कर दो, मेल्ट करने पर इनको ज़्यादा रुपए मिलते हैं। तो इसीलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज रहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो ग्रेटर थी किससे थी, फेस वैल्यू से। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। तो वापस से एक बार डिसएडवांटेज वाले पॉइंट पर चलते हैं। यस, तो सेकंड पॉइंट हमें यहाँ क्या कहना चाहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, यही इसका डिसएडवांटेज था। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रही, ग्रेटर रही, इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू। तो जो ये फेस के ऊपर लिखी होती है ये वैल्यू जो है ये कम थी और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी। और इसी की वजह से नीचे इन्होंने क्या लिखा, लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ कॉइन्स। तो इन्होंने यहाँ क्या किया, कॉइन्स को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट इज हार्ड टू स्प्लिट इनटू द स्मॉलर डेनोमिनेशन, बहुत ही मुश्किल था इसको स्मॉलर डेनोमिनेशन में तोड़ना। टू कॉप विद द स्मॉलर सेल एंड परचेज, अगर आप कोई छोटी चीज़ें स्मॉलर छोटी मोटी सेल परचेज अगर करते हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास कॉइन्स जो हैं वो हायर डेनोमिनेशन के हैं तो उसको स्मॉलर डेनोमिनेशन में स्प्लिट करना वहाँ पर जो है एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा था। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहे आपके मेटेलिक कॉइन्स के। तो अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर स्टडी करते हैं, जो मेटेलिक कॉइन्स के बाद आपकी जो न्यू करेंसी आई उसको अब अंडरस्टैंड करते हैं। यस,
फर्स्ट हमने आपका बाटर सिस्टम डिस्कस किया, आफ्टर देन मेटेलिक करेंसी। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पेपर करेंसी। पेपर करेंसी जैसे आप जिसको नोट्स बोलते हैं, जैसे नोट्स वगैरह होते हैं आपके, उसको बोलते हैं पेपर करेंसी। अब इसकी भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। मेटेलिक करेंसी के बाद ये इंट्रोड्यूस हुई। तो फर्स्ट देखते हैं इसकी एडवांटेज। डू नॉट रिक्वायर रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब हमारे पास क्या हुआ, नोट्स आ गए हैं। अब हम अपना नोट्स को रिजर्व करेंगे तो आपको ये गोल्ड एंड सिल्वर इनको रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों के लिए इजी हो गया था, वो पेपर करेंसी को जो है इजीली वो रिजर्व कर पा रहे थे। सो अब उनको वो हैवी वेट में गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को रिजर्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं था। सेकेंड इज एक्सचेंज एक्सपेंडेड। एक्सचेंज बढ़ चुका है, एक्सचेंज एक्सपेंडेड फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल लेवल। मतलब ये है कहने का, अब आप चीज़ों को जो सेल एंड परचेज आप कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, वो सिर्फ आप लोकल लेवल पर नहीं कर रहे हैं। अब आपके पास एक करेंसी आ गई है तो आप बाहर से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर कुछ करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस जो हैं हम आउट ऑफ द कंट्री जाकर भी ग्लोबल लेवल पे भी हम कर सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ। और वहाँ पर जब आप कुछ सेल एंड परचेज करेंगे, इट्स मीन अगर वहाँ कुछ आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट आप करेंगे किसमें, पेपर करेंसी में। तो आपके लिए ट्रांजैक्शन करना कैसा हो गया था, बहुत ही ईजी हो गया था। एंड द थर्ड पॉइंट इज ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अब कहीं इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। क्यों? क्योंकि पहले तो आपको स्मॉलर डेनोमिनेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, अब तो आप स्मॉलर और हायर दोनों तरह के जो है सेल एंड परचेज कर सकते थे। सो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी इस तरह की। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एडवांटेजेस के जो पेपर करेंसी के आने से आपको मिल जाते हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा पेपर मनी से जो आपको एडवांटेजेस मिले। तो नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी। फर्स्ट इज एक्सेसिव सर्कुलेशन ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फ्लेशन कहना चाहता है कि जब से पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो उसकी वजह से जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगी तो एक यहाँ पर हमने चीज़ फेस की, इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन एक अपने आप में एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। अगर जनरली अगर हम इसको सिर्फ एक ही लाइन में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कहने का इसका पर्पज़ ये है कि जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगी तो उस समय एक हाई जंप आता है प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट में, और उसी को ये क्या कह रहा है कि इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को हमने फेस किया है पेपर करेंसी की वजह से। फ्रैगल टू हैंडल कहता है कि यहाँ पर संभालना थोड़ा मुश्किल भी हो गया था पेपर करेंसी को। अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं इसके साथ कि जब भी आप पेपर करेंसी को अगर हैंडल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्की भी हो जाता है कि आप मनी को कैरी करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हैं। तो उस तरीके से कहना चाहता है कि फ्रैगल टू हैंडल हो गया था, एक रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। एंड द थर्ड इज एक्सेप्टेबिलिटी रिक्वायर्स ट्रस्ट ऑफ पीपल। जब स्टार्टिंग में पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो एक ट्रस्ट इशू भी रहा, क्योंकि ये ट्रस्ट इशू ये होता है कि आप इसको ही सब कुछ मान रहे हैं, पेपर करेंसी को यूज़ किया जा रहा है, तो जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक बार ट्रस्ट इशू भी रहता है कि इसे एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो उस डर को भी लोगों ने उस समय फेस किया है। एंड नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ फेक करेंसी मीन्स जैसे आपकी डुप्लीकेट नोट्स आ जाते हैं, नकली नोट सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और समटाइम लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता है कि ये ओरिजिनल नोट है या डुप्लीकेट है। तो वो प्रॉब्लम भी लोगों ने उस समय बहुत फेस की। ये तो स्टिल आज भी होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज पेपर करेंसी का तो अभी भी है। तो ये फेक करेंसी जो है ये सर्कुलेशन में आने लग जाती है, तो एक ये प्रॉब्लम भी हमने पेपर करेंसी की वजह से फेस की। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। आप पहले बार्टर सिस्टम से चले, बार्टर सिस्टम से मेटालिक करेंसी की तरफ चले, मेटालिक करेंसी से फिर आप गए हैं आगे पेपर करेंसी की तरफ, राइट। अब पेपर करेंसी से आगे हम चलते हैं एक नई करेंसी की तरफ। चलिए मूव करते हैं वहाँ। नेक्स्ट इज ई मनी। अब ई मनी को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी की हम बात कर रहे हैं, ई ट्रांसफ़र ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। अब
जब ई मनी आ चुकी है, आज के टाइम में आपको पता है सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, और अब इसके कुछ एडवांटेजेस रहे। जब ये पेपर करेंसी में हमने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की थी, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमने जो है इंट्रोड्यूस किया है किसको, ई मनी को। अब आप भी जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम मनी को जो है वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उस समय आपको फिजिकली मनी का सर्कुलेशन नहीं होता है। उस समय सिर्फ एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर ई मनी का मेन एडवांटेज ये रहा कि यूज़ ऑफ पेपर, जो यूज़ ऑफ पेपर है वो बहुत रिड्यूस किया गया। पेपर करेंसी के अंदर हमारा बहुत सा पेपर हमें यूज़ करना पड़ता है, और पेपर अगर हम ज़्यादा बनाते हैं तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है। तो हमने पेपर के यूज़ को रोकना था। रोकने के लिए एक स्टेप लिया गया कि ई मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये इसका मेन एडवांटेज रहा कि ये आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। एक तरीके से पेपर के ऊपर जो है अब हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं। सेकेंड इज अकाउंट ट्रैकिंग बिकम्स कन्वीनियंट। अकाउंट ट्रैकिंग बिकम्स कन्वीनियंट का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और कभी भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी भी समय पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ नोट रिड्यूस्ड। प्रिंटिंग कॉस्ट होती है कि पेपर को करेंसी को प्रिंट करने की, जैसे आप करेंसी तैयार करवाते हैं जब, तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो भी आपकी कम हो जाती है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रहता है ई मनी से। एनी टाइम, किसी भी समय पर, एनीवेयर, कहीं पे भी आप हो, ऑनलाइन आप बैंकिंग कर सकते हैं, और कहीं पर भी पैसा जो है आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी को भी पैसा दे सकते हैं, ले सकते हैं। आपके अकाउंट में आपके अकाउंट से विड्रॉ भी हो जाते हैं, और आपके अकाउंट्स में ऐड भी हो जाते हैं। तो पेमेंट वगैरह आप क्या कर सकते हैं, ईजीली आप किसी भी चीज़ की अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप सेल एंड परचेज कहीं पे भी करते हैं तो पेमेंट ईजीली हो जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है लचीलापन, अगर उसको हम बोलते हैं। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ प्रोपेल्ड टू वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है आपका जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, जब आपको ट्रांजैक्शंस करना बहुत इजी आपके लिए हो जाता है, तो आप कहीं पर भी सेल एंड परचेज कर सकते हैं, और इसकी वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ गया था। तो ये भी एक इसका एडवांटेज रहा। आई होप यहाँ तक आपको एडवांटेजेस क्लियर होंगे आपके ई मनी के। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। अब ई मनी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके भी कुछ डिसएडवांटेज रहे होंगे। अब उसका डिसएडवांटेज ये रहा कि एक्सेप्टेबिलिटी इशू आया। कहाँ आया, पर्टिकुलरली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में। एलडीसी का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। अब ये क्या होती हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़? ऐसी कंट्रीज़ जो अभी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुई हैं, उनको बोला जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। अब ये कंट्रीज़ जो हैं अपनी बेसिक नीड्स को ये भी अगर पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो इनका ऑनलाइन जो है वहाँ तक पहुँचना, डिजिटलाइज होना तो बहुत दूर की बात है। तो वो लोग अभी एक बेसिक स्टेप्स को भी अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं, अपना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं बेसिक भी, तो डिजिटलाइजेशन तक पहुंचना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर कुछ इश्यूज रहते हैं। पर्टिकुलरली क्या कहते हैं कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ें अभी तक जो है इतनी सक्सेस नहीं हुई हैं, सक्सेसफुली अप्लाई नहीं हो पाई हैं। सेकेंड है साइबर क्राइम। ये तो आप जानते ही हैं इससे कि जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह स्टार्ट हुई हैं, कुछ साइबर क्राइम भी हो जाते हैं, फ्रॉड्स भी होते हैं। तो हर चीज़ की एक डिसएडवांटेज तो रहती है, जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी रहेंगे। तो ये साइबर क्राइम भी ऐसा होता है, फ्रॉड कॉल्स होते हैं, फ्रॉड लिंक्स शेयर किए जाते हैं, आप उन पर क्लिक कर देते हैं, उनको रिएक्ट करते हैं, तो आपका जो अकाउंट वगैरह है वो हैक कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आप यहाँ पर फेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है एनकरेज इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव परचेज का क्या मतलब है, देखना। इम्पल्सिव परचेज का मतलब ये है कि देखिए, आपके पास अकाउंट है, राइट, आपके अकाउंट में मनी है, आप मार्केट गए, मार्केट जैसे ही आप गए, आपको कुछ भी अच्छा लगा, एकदम से कोई चीज़ अच्छा लगा, तो आपने क्या किया, अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दी, राइट। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके आपने उसको परचेज कर लिया। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या कहता है कि इम्पल्सिव परचेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सम टाइम प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, ई मनी के अंदर आपके पास बहुत सी वेज हैं आपको सेल एंड परचेज करने की। जैसे आप कार्ड्स यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ, आपका क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड आपको इशू हो गया है, लेकिन अब आप
इम्पल्सिव परचेज है, बात करते हैं, मार्केट गए, कुछ पसंद आया और आपने उसको परचेज कर लिया। हालांकि क्रेडिट कार्ड तो एक ऑप्शन है कि आप इमरजेंसी में उसको यूज़ कर रहे हैं और उसकी पेमेंट आपके ही अकाउंट से जाने वाली है ना बाद में। अब वो आपको पता है कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आपको कॉस्टली भी पड़ने वाली, क्योंकि इसका एक चार्ज भी लगेगा आप पे। लेकिन आप अपनी आउट ऑफ पॉकेट जो है उससे बाहर जाकर अगर आप खर्चा जो है आप ज़्यादा करने लग जाते हैं, ये एक ई मनी का देखा गया है कि इसकी वजह से इम्पल्सिव परचेजेस हैं लोगों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कहीं भी खड़े होते हैं तो अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, परचेज कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि भी इसके ऊपर जो है आपके चार्जेस भी रहेंगे, तो आपको वो भी पे करने होंगे जो आपके लिए एक्सपेंडिचर आपकी पॉकेट से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये भी ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस रहे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया, जर्नी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू ई मनी। आई होप ये आपको क्लियर होगा, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। So meet you in the next lecture. Thank you very much.